नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को कांग्रेस पार्टी प्रमुख मुद्दा बनाना चाहती है। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया है कि जिस दिन राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हो जाएंगे उसी दिन पार्टी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। पार्टी इसे सत्याग्रह जो है नाम दे रही है और राहुल गांधी 13 जून को ईडी के समक्ष पेश होंगे। पार्टी ने कहा कि दिल्ली में पार्टी के सांसद और कांग्रेस कार्य समिति CWC के सदस्य जांच एजेंसी के मुख्यालय तक मार्च करेंगे। इसके साथ ही देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के अध्यक्ष की डिजिटल बैठक में ये फैसला लिया गया है। और इसी के साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की अगुवाई में इस बैठक के बाद पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 13 जून को कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और पार्टी के सांसद दिल्ली में ईडी मुख्यालय तक मार्च करेंगे। देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी की पेशी के दौरान दिल्ली में बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है और इसी क्रम में पार्टी के सभी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को 13 जून को दिल्ली में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा बनाना चाहती है और इसीलिए पार्टी ने फैसला किया है कि जिस दिन राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हो जाएंगे उसी दिन पार्टी कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। पार्टी इसे सत्याग्रह का नाम दे रही है और राहुल गांधी 13 जून को ईडी के समक्ष पेश होंगे। पार्टी ने कहा कि दिल्ली में पार्टी के सांसद और कांग्रेस कार्य समिति CWC के सदस्य जांच एजेंसी के मुख्यालयों तक मार्च करेंगे। इसके साथ ही देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को 13 जून को ईडी ने पेश होने के लिए कहा गया है और इसी बीच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जिस दिन राहुल गांधी ईडी के सामने यानी 13 जून को पेश होंगे उस दिन वो अपना प्रदर्शन करेगी, अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते हैं पैसे को लेन देन को लेकर लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेरा जा रहा है और ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों को ही नोटिस दिए जा चुके हैं ईडी की तरफ से। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि 8 जून को सोनिया गांधी को तलब किया गया था ईडी के सामने पेश होने के लिए। यहाँ तक कि सोनिया गांधी जो है वो कोरोना पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं उनका इलाज चल रहा है, इसकी वजह से उन्होंने समय मांगा था। मगर 13 जून को ही राहुल गांधी की ईडी के समक्ष जो है वो पेशी होनी है और उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता की बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो अब सत्याग्रह करने वाले हैं। यानी कि जब जब ईडी जो है राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी को तलब करेगी तब तब ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दिया जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो भी ईडी के द्वारा या फिर सीबीआई के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर देखना होगा इस सत्याग्रह से कितना कांग्रेस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आएगा या फिर ईडी के सामने जो पेश होने के बाद में राहुल गांधी किस तरीके के अपना जवाब देते हैं। और ये तमाम जो मुद्दे होंगे वो कहीं ना कहीं 13 जून को ही अब खुलते हुए नजर आएंगे। मगर देखना होगा इस कार्य प्रदर्शन के अंदर यानी सत्याग्रह के अंदर कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के लोग हों या फिर कहें बड़े कांग्रेस के नेता हों, दिल्ली प्रदेश के नेता हों, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे और ईडी ऑफिस के बाहर कहीं ना कहीं कि ईडी को और केंद्र सरकार को दोनों को ही घेरने की कोशिश की जाएगी। जी राजीव, अगर बात की जाए 13 जून की, जिस दिन जो राहुल गांधी है वो ईडी के सामने पेश होंगे और इसी कड़ी में आपको बता दें कि उस दिन जो है सांसदों को और वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के सांसदों को और वरिष्ठ नेताओं को मौजूद होने के लिए कहा गया है। तो इसके पीछे कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी या कहें कि क्या रणनीति इसके पीछे है? तो राजीव, जिस तरीके से
बात की जाए 13 जून की, तो 13 जून को जिस तरीके से जो राहुल गांधी है वो ईडी के सामने पेश होंगे, और उसी के साथ आपको बता दें कि इसी दिन 13 जून को कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं कांग्रेस के, उन्हें भी इस दिन बुलाया गया है और उस दिन ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे उस दिन 13 जून को। तो इसे लेकर क्या लग रहा है कि कांग्रेस की इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, क्या स्ट्रेटेजी इसके पीछे कांग्रेस की हो सकती है? देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें पूर्व का अध्यक्ष राहुल गांधी की, या फिर कहें जो प्रेजेंट अध्यक्ष सर सोनिया गांधी की, या फिर कहें और कांग्रेस के और जो नेता हैं उनको जिस तरीके से ईडी के द्वारा पेश होने के लिए नोटिस दिया जा चुका है, और 13 जून को ही राहुल गांधी पेश होंगे ईडी के समक्ष, और लगातार कहीं ना कहीं जो और भी नेता है जिनको नोटिस दिया जा चुका है ईडी की तरफ से, वो भी पेश होंगे। मगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं इस नोटिस से या फिर कहें ईडी की कार्रवाई से कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रदर्शन जो है वो प्रदर्शन को नाम दिया गया है सत्याग्रह, और सत्याग्रह जो है प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं ईडी के कार्यालय के बाहर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई है उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं केंद्र सरकार के इशारे पर करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पे केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ईडी के समक्ष राहुल गांधी पेश होंगे और उनके जो नेता जो पेश होंगे उनसे क्या पूछताछ की जाएगी, ये राहुल गांधी ही बाहर निकलने के बाद बता पाएंगे कि उनसे ईडी ने क्या पूछताछ की है, किस तरीके के सवाल किए थे। ये तमाम जो जवाब होंगे वो राहुल गांधी के द्वारा ही 13 जून को ही मिलते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई बिल्कुल देखने को मिल रही है, लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की दुआ बात करें, तो कहीं ना कहीं इनको लेकर भी कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा ईडी की कार्रवाई जो है वो 13 जून को किस तरफ जाती हुई नजर आती है। जी राजीव, अगर बात की जाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस हाईकमान की अगर बात की जाए, तो आखिर कांग्रेस क्यों नहीं चाह रही कि जो राहुल गांधी है वो ईडी के सामने पेश हो? क्योंकि शक्ति प्रदर्शन की यहाँ पर बात की जा रही है, जिस तरीके से आपने कहा कि जितने बार भी राहुल गांधी जो ईडी के सामने पेश होंगे तो उतनी बार देश भर में जो है प्रदर्शन किया जाएगा। आखिर क्यों जो है कांग्रेस नहीं चाह रही कि ईडी के सामने जो राहुल गांधी है वो पेश हो? देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनको भी कहीं ना कहीं ईडी के समक्ष पेश करने की बात की गई थी, और लगातार उनको अभी ईडी के द्वारा 13 जून तक गिरफ्तार भी किया गया है। लगातार उनसे और भी पूछताछ की जा रही है। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा था कि केंद्र सरकार के इशारे पे जो है वो ईडी झूठे केस लगाकर इस तरीके के फंसाने की कोशिश कर रही है। मगर यही चीज कांग्रेस की तरफ से भी अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं झूठे केसों के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है ईडी के द्वारा, और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। जितनी बार भी ईडी के कार्यालय के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस के और जो नेता पेश होंगे उनको लेकर सत्याग्रह किया जाएगा, और सत्याग्रह के माध्यम से कहीं ना कहीं ईडी को घेरा जाएगा, और यह भी कहा जाएगा कि केंद्र सरकार के इशारे पर झूठे केस लगाकर कहीं ना कहीं नेताओं को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से 13 जून को पेश होंगे तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती हैं ईडी को भी और केंद्र सरकार को भी। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन की, तो जितनी बार भी ईडी के समक्ष राहुल गांधी पेश होंगे या फिर सोनिया गांधी पेश होंगी, उतनी बार ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जी राजीव, अगर बात की जाए प्रदर्शन को लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले ही बोल दिया है कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस उस दिन प्रदर्शन कर सकती है, 13 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन हो सकता है, शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है, तो इसे लेकर क्या सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर की गए हैं, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं अगर कोई प्रदर्शन इस बीच होता है तो? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे जिस तरीके से कल ही जैसे ही जानकारी मिल पाई है और इसको लेकर कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं एक बैठक की गई जिसके अंदर एक रणनीति बनाई गई कि जितनी बार भी राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी ईडी के समक्ष पेश होंगे उनको लेकर एक सत्याग्रह किया जाएगा। नाम जो सत्याग्रह जरूर दिया गया है, मगर प्रदर्शन ईडी के कार्यालय के बाहर किया जाएगा, और लगातार यही कोशिश की जाएगी हजारों की संख्या के अंदर पूरे देश से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है या फिर नेता है वो सभी नेता जो है वो यहाँ पर पेश होंगे और लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जाएगा। और जितनी देर के लिए ईडी के समक्ष यानी कि 2 घंटे के लिए अगर राहुल गांधी उनके समक्ष पेश होते हैं तो 2 घंटे तक ही वो प्रदर्शन चलेगा। अगर 4 घंटे तक वो राहुल गांधी उनके समक्ष पेश होते हैं तो 4 घंटे तक प्रदर्शन चलेगा। मगर सीधा सीधा कहे तो कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्रवाई है वो उसके खिलाफ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो अभी तक नाराज है और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें ईडी के कार्यालय की, तो जैसे ही इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को और ईडी के अधिकारियों को मिली है तो वो
कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को कामयाब नहीं होने देंगे और दिल्ली पुलिस को अधिकार भी दे दिए गए हैं कि दिल्ली पुलिस जो है इस प्रदर्शन के लिए रोकने के लिए कोशिश करती हुई नजर आएगी। मगर देखना होगा क्या उनको अनुमति प्रदर्शन की दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या फिर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो जबरन इस प्रदर्शन को करेंगे। ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं 13 जून को ही सबों को सामने स्पष्ट होती नजर आएगी। जी राजीव, अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो जिस दिन 13 जून को राहुल गांधी जो है ईडी के सामने पेश होंगे, तो क्या क्या बातें ईडी और राहुल गांधी के बीच हो सकती है? क्या प्रश्न ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ईडी के द्वारा कितने सवाल राहुल गांधी के सामने पेश किए जाएंगे, या फिर कहें जब सोनिया गांधी ठीक होकर पहुंचेगी तो उनसे कितने सवाल किए जाएंगे, ये इन सवालों का जवाब तो ईडी ही दे सकता है और राहुल गांधी से दे सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो पैसे के लेन देन को लिए कहा जा रहा है कि आय से ज्यादा संपत्ति है और कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर इतना पैसा कहां से आया, ये तमाम जो सवाल होंगे वो राहुल गांधी की तरफ से उनके जवाब दिए जाएंगे और सोनिया गांधी की तरफ से जवाब दिए जाएंगे। मगर अभी तक यही जानकारी मिल पा रही है कि ईडी के समक्ष पेश होने के बाद में तमाम जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने पेश किए जाएंगे। मगर देखना होगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस तरीके से जवाब देते हैं। और जिस तरीके से प्रदर्शन की बात की जा रही है, प्रदर्शन किस तरीके का होगा, या हिंसक होगा या फिर शांतिपूर्ण किया जाएगा, मगर इसका नाम जो दिया गया है इस प्रदर्शन को वो सत्याग्रह जरूर दिया गया, यानी शांति से प्रदर्शन किया जाएगा। मगर यहाँ पर शांति से प्रदर्शन हो पाता है या नहीं हो पाता है, दिल्ली पुलिस इसको परमिशन देती है नहीं देती है, ये तमाम जो सवालों का जवाब है वो कहीं ना कहीं 13 जून को ही सबके सामने पेश होते हुए नजर आएंगे। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को कांग्रेस पार्टी प्रमुख मुद्दा बनाना चाहती है और इसीलिए पार्टी ने ये फैसला किया है कि जिस दिन राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे उस दिन कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आज से शुरू करने जा रही है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? आज क्या क्या चीजें आज दिन भर में होने वाली हैं? देखिए निशा, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना की जो योजना है वो सरकार में जब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी यानी यूपी सरकार आई थी 2017 तक की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत 17 में ही बेटियों की शादी कराई गई, हाथ पीले कराने का सरकार ने काम किया था। और कहीं ना कहीं उस समय मंत्री थे, उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य, तब उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बेटियों को आशीर्वाद देने का काम किया गया था। और एक बार फिर योगी सरकार 2.0 की सरकार में पुनः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सामूहिक विवाह योजना कराने जा रही है, जिससे लगभग 12,000 बेटियों के हाथ पीले कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और कहीं ना कहीं 10 और 17 जून को एक रखा गया है कार्यक्रम। आज मुख्यमंत्री हालांकि गोरखपुर में है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक कार्यक्रम तय नहीं की, बेटियों का आशीर्वाद देने का पहुंचेंगे, लेकिन ये पूरी शादी में वीवीआईपी पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो विधायक है, सांसद हैं, वो सभी बेटियों को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। लखनऊ में मोहन रोड है, वहां पर एक विद्यालय है, उस विद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और समाज कल्याण मंत्री हैं आशीष अरुण और संजीव गौड़, वो कहीं ना कहीं इस विवाह समारोह में शामिल होंगे। और साफ तौर कहा जा सकता है कि 10 और 17 जून को ये कराया जाएगा। आज जितने हर जिले में सामूहिक विवाह आयोजन कराया जा रहा है, उसके बाद 17 जून को कराया जाएगा। हालांकि 27 मई का दिन था, लेकिन विधानसभा सत्र के चलते इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी और जिसके चलते आज वो दिन आ गया जब बेटियों के हाथ पीले कराएगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और सभी धर्मों की बेटियों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे हिंदू हो, सभी का हाथ पीला कराने का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम करेगी। और कहीं ना कहीं बेटियों की कन्या के खाते में कहा जाता है कन्यादान के रूप में 35,000 रुपए और 10,000 रुपए खर्च के तौर पर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें बिछिया पायल जो बेटियों को दिया जाता है वो सभी दिया जाएगा। और विवाह संस्कार में जितनी भी योजनाएं होती है, जितनी भी चीजें दी जाती है, वो सरकार पूरी तरह से देने का काम करेगी। और कहीं ना कहीं बेटियों की शादी में वीवीआईपी से लेकर सरकार पूरा खर्चा उठा रही है। उसमें भोजन भी सरकार पूरी तरह से कराएगी, बेटियों को हाथ पीले कराने का काम करेगी। और कहीं ना कहीं गरीब बेटियों की शादी का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो बीड़ा उठाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही देश में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि बेटियों के हाथ पीले कराने वाली कोई नहीं, उनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं होते कि वो अपनी बेटियों की धूमधाम से शादी करा सके। सरकार ने इस बीड़े को उठाया और सरकार इस बीड़े को बाखूबी निभा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बेटियों के हाथ पीले कराने जा रही है। आज बेटियों का विवाह कराने में सहयोग करेगी। समाज कल्याण मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है वो जाएंगे और
जो राजीव गौड़ हैं वो इसमें लखनऊ में शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सामूहिक विवाह आयोजन कराया जा रहा है। और साफ तौर पे कहा सकता है कि माँ बाप के कंधे का बोझ उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से यूं कहे कि बेटियों की शादी कराने का काम, क्योंकि चिंतित रहते हैं माँ बाप की बेटी अगर जन्म हुई तो शादी कैसे की जाएगी और किस तरह की स्थिति में की जाएगी। तो उन बेटियों उन माँ बाप का यूं कह सकते हैं कि पूरा काम सरकार करने जा रही है और माँ बाप के अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटियों की शादी कराएगी। जितेंद्र, अगर बात की जाए सामूहिक विवाह की, तो कितने जिलों में सामूहिक विवाह होने जा रहा है और किन किन जिलों में कौन कौन से अहम चेहरे होंगे जो आज किन किन जिलों में इन सामूहिक विवाह में आज शामिल हो सकते हैं? देखिए निशा, जिम्मेदारी सभी विधायकों को, जो स्थानीय विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री जिनका जिला होता है, उन सबको जिम्मेदारी दी गई है और साफ तौर पे क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आयोजन कराया जा रहा है। हर तहसील स्तर पर एक कार्यक्रम कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं और जहां जो मौजूद होगा विधायक, वहां के स्थानीय विधायक अगर मौजूद होंगे तो स्थानीय विधायक वहां पर जाएंगे आशीर्वाद देने बेटियों को, सांसद जाएंगे और मंत्री अगर वो अपने जिले में हैं तो वो भी वहां आशीर्वाद देने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जा रहे थे, हालांकि अभी उनका कार्यक्रम तय नहीं हुआ कि वो कब जाएंगे, लेकिन साफ तौर पर कहा गया दोनों मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बेटियों को आशीर्वाद देने का काम करेंगे और माँ बाप की जो चिंता थी वो कहीं ना कहीं कम करने के लिए सरकार ने पूरी तरह से काम किया है और उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो माँ बाप हैं, जो जिन गरीब बेटियों की आज शादी कराई जा रही है, उनके जो माँ बाप हैं, एक तरीके से आज अभिभावक का काम जो है यूपी सरकार आज कर रही है। तो इसी कड़ी में क्या लग रहा है कि इसे लेकर जो लोगों के रिएक्शन क्या सामने आ रहे हैं कि योगी सरकार द्वारा जो ये सराहनीय कदम उठाया गया है, इसे लेकर लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए 2017 में निशा, जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े स्तर पर लखनऊ में सामूहिक विवाह आयोजन कराया गया था तो माँ बाप को क्या आंखों में कह सकते हैं कि आंसू दिखाई दिए थे उस वक्त जब हम कवरेज करने पहुंचे थे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की थी कि सरकार ने हमारा यूं कहे कि हमारी जो चिंता थी कि हम बेटियों का हाथ पीला कैसे करेंगे, वो सरकार ने पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और सरकार उसको अभिभावक के रूप में पूरी तरह से निभा रही है। 12,000 बेटियां इस बार शादी रखा गया, लक्ष्य रखा गया है और सभी धर्मों की बेटियां इसमें होंगी और उन बेटियों का विवाह कराया जाएगा और विवाह के साथ जो तमाम रस्म रिवाज होते हैं उन सबको सरकार पूरी तरह से निभाएगी। भोजन से लेकर और बेटियों के कन्यादान तक पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जो बेटियों को दिया जाता है दान दहेज में वो भी दिया जाएगा। सरकार बेटियों के बर्तन से लेकर जो तमाम चीजें ससुराल में मायके पक्ष से जाता है वो भी सरकार देने का काम कर रही है। तो सरकार कहना गलत नहीं होगी कि सरकार अभिभावकों के रूप में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। जितेंद्र, अगर बात की जाए सामूहिक विवाह की, तो आज सामूहिक विवाह जो होने जा रहा है इसमें सरकार कितना पैसा जो है खर्च करने वाली है? अगर बात की जाए सभी जिलों की, सभी जिलों को मिलाकर कितना पैसा यहाँ पर सरकार का खर्च होता दिखाई दे रहा है? देखिए कुल निशा, अभी कुल पूरा बजट नहीं बताया गया और ये माना जा रहा है कि लगभग 35,000 रुपए बेटी के खाते में दिया जाएगा। 10,000 रुपए के जो बर्तन जो होती है वो सब दिया जाएगा और शादी में जो 6,000 रुपए एक बेटी पर खर्चा होगा। तो कुल मिलाकर सरकार एक बेटी पर कह सकते हैं कि 25 से 30,000 रुपए खर्चा कर रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि बेटियों की ज्यादा से ज्यादा इसकी शुरुआत दूसरी उत्तर प्रदेश की सरकार की 2.0 की सरकार, उसकी सरकार ने शुरुआत कर दी। आज से शुरुआत होगी, फिर 17 जून को भी सामूहिक विवाह होगा। उसमें माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जा सकते हैं, दोनों डिप्टी सीएम जा सकते हैं। तो सरकार ने बजट तय किया था बेटियों के लिए, क्योंकि मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में चला रहा है। क्योंकि सरकार जब आई थी तो उन्होंने संकल्प पत्र में कहा था कि बेटियों की जिम्मेदारी हमारी है और बेटियों की जिम्मेदारी सुरक्षा से लेकर उनके कन्यादान तक सरकार पूरा काम कर रही है। मिशन शक्ति भी चला रही है और जाहिर सी बात उसी मिशन शक्ति के तहत बेटियों की सुरक्षा से लेकर बेटियों के हाथ पीले कराने का काम सरकार कर रही है। तो चलिए जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि को फायदेमंद बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को ट्यूबवेलों का लोड बढ़ाने की फीस मौजूदा 4,750 रुपये से घटाकर 2,500 रुपये करने का ऐलान किया है। जारी एक प्रेस बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के अनाज उत्पादकों को उनकी अपनी सरकार का ये एक छोटा सा तोहफा है और मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब बुनियादी रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहा है और यहाँ की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। उन्होंने चिंता प्रकट की कि आज के दौर में
किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करे क्योंकि कृषि में कमाई कम हो रही है। भगवंत मान ने कहा कि ये रुझान बदलने की जरूरत है। इसके लिए किसानों की लागतें जो है घटानी पड़ेंगी, जिससे कृषि फायदेमंद बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को ट्यूबवेलों का लोड बढ़ाने के लिए लगने वाली बड़ी फीस भरने में दिक्कत पेश आ रही थी, जिस कारण इस फीस को तकरीबन 50% जो है घटा दिया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इससे राज्य के मेहनतकश किसान, जिन्होंने देश के अन्न भंडार में बड़ा योगदान डालकर मुल्क को खाद्य पक्ष से आत्मनिर्भर बनाया है, उन्हें अपेक्षित राहत मिलेगी। भगवंत मान ने कहा कि कृषि को और फायदेमंद बनाने के लिए इस दिशा में और कदम उठाए जाएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए और जो कृषि है उसे फायदेमंद बनाने के लिए सीएम भगवंत मान द्वारा ट्यूबवेलों की जो फीस है उसे 50% तक घटा दिया गया है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, अगर बात करें तो कई स्टेजेस में के तौर पे हम क्या है कि रेट आधे कर दिए गए। अगर हम बात करें कि जो रेट इंक्रीज होता था, आमतौर पे जो रेट इंक्रीज था 4000 लगभग 4 से 5000 के बीच का इंक्रीज था, और इस चीज को पर किलोवाट इंक्रीज को घटा के 2500 कर दिया गया था। सीधे तौर पे अगर हम कहें जिसमें रेट आधे हो चुके हैं, और किसानों के लिए ये एक मेजर बूस्ट होगा। मेजर बूस्ट क्यों होगा? देखिए, पहली बात किसानों के लिए, देखिए आज से पूरे पंजाब में बिजाई की स्टार्टिंग हो जाएगी। अगर आप कहूँ कि पंजाब के जितने भी बॉर्डर्स के एरियाज हैं वहां पर आज से बिजाई शुरू हो जाएगी, और उसके लिए जो मेन डिमांड रहने वाली है वो इस बार फिर से पानी की रहने वाली है। पानी के लिए मोटर चाहिए, और मोटर के लिए किसान एक लंबे समय से वेट कर रहे थे कि जो पानी जो मोटर की वोल्टेज बढ़ाने के लिए या फिर हम क्या हॉर्स पावर बढ़ाने के लिए परमिशन दी जाए और अलग अलग कुछ हम कहें कि रियायतें दी जाए। उस चीज को लेकर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत अगर हम कहें किसानों को दी गई कि जो नए रेट्स एलोकेट किए गए हैं ये 4700 से कुछ घटाकर सीधे तौर पर 2500 रुपए कर दिए। इससे किसानों को राहत मिलेगी। साथ में उनके एक ऑप्शन होगा कि अगर अब उन्होंने अपने हॉर्स पावर बढ़ाने तो उनको ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो एटलीस्ट ये एक बड़ी राहत किसानों की है। तो साथ साथ अगर आपको बता दें, कल बिजली को लेकर भी एक मेजर अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी कि इस बार किसानों को सुनिश्चित किया जाएगा कि 8 घंटे लगातार बिजली दी जाएगी, ताकि उनकी मोटरें जो लगातार पानी देने के लिए उनको जरूरत होती है वो लगातार चल सके। जी अमित, जिस तरीके से अगर बात की जाए किसानों को एक बड़ी राहत सीएम भगवंत मान द्वारा यहाँ पर दी गई है। जो रेट है सीधे 50% की उसमें घटाकर उसे 50% कर दिया गया है, तो इसे लेकर जो किसान है उनका कैसा रिएक्शन सामने आ रहा है, कैसा माहौल उनमें देखने को मिल रहा है इस समय? अरे, किसानों ने इसका बहुत ज्यादा स्वागत किया है। किसान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने इस चीज का बहुत ज्यादा स्वागत है कि जो मूव सरकार की तरफ से उठाया गया ये बहुत अच्छा मूव है। वहीं आप देख सकते हैं कल औपचारिक एमएसपी का ऐलान भी कर दिया गया था, उसका भी किसानों ने स्वागत किया है। और साथ साथ जो फाइनल अगर हम कहें कि मार्कफेड को सीधे तौर पे एक नोडल एजेंसी बनाया गया है जिसके थ्रू सारी खरीदारी की जाएगी, उसके लिए बकायदा 66.6 करोड़ की अलॉटमेंट भी कर दी गई। तो देखिए, पंजाब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को खुश रखा जाए, और उसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रही है। और ये अगर हम कहेंगे क्रूशियल टाइम पीरियड है, क्योंकि देखिए बिजली का काफी ज्यादा लोड रहने वाला होता है, डिमांड रहने वाली है किसानों के लिए, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीजन हो जाता है। तो ऐसे में पंजाब सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि एक खेती बाड़ी सूबा है पंजाब, तो यहाँ के किसान मेन प्रायोरिटी में होते हैं, और किसानों को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में मेजर स्टेप है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 8 घंटे औपचारिक कंपल्स मैंडेटरी बिजली किसानों को मिलेगी, ये एक मेजर स्टेप है। तो ये दूसरे एमएसपी की गारंटी जो हम कह सकते हैं वो इस बार दी गई है। साथ साथ मार्केट को अगर हम कहें नोडल एजेंसी बनाया गया, तो अपनी तरफ से जितना हो सके पंजाब सरकार इनिशिएटिव उठा रही है ताकि किसान, पंजाब के किसान खुश रह सके। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र में राजनीतिक दल राज्य से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए शुक्रवार यानी आज होने वाले चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए उसमें व्यस्त है और इस चुनाव को राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के सहयोगी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के ने अपनी ताकत परखने के एक मौके के रूप में देखा जा रहा है। 2 दशक से अधिक समय बाद महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के तहत मतदान होगा, क्योंकि 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। शिवसेना, राकंपा और कांग्रेस ने अपने विधायकों को मुंबई के विभिन्न होटल और रिजॉर्ट्स में स्थानांतरित किया है और उन्हें मतदान प्रक्रिया शुरू होने तक वहीं रखा जाएगा। राकंपा प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बृहस्पतिवार को यहां अपने अपने दलों के नेताओं के साथ बैठक करके चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप उनके द्वारा दिया गया। 288 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल है। हालांकि शिवसेना विधायक रमेश लाटके के निधन से एक सीट खाली हो गई थी और एक विशेष अदालत द्वारा बृहस्पतिवार को मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की चुनाव में मतदान के लिए 1 दिन की जमानत के अनुरोध वाली अर्जी याचिका खारिज किए जाने के बाद कुल वोट 285 रह गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव खुले मैदान के जरिए हो रहा है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कांग्रेस के अधिकृत एजेंट होंगे और पार्टी विधायकों को पेटी में अपना वोट डालने से पहले उन्हें अपना वोट दिखाना होगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव होने हैं, तो आज मतदान जो प्रक्रिया है वो कब तक शुरू होगी और कितने बजे तक खत्म हो जाएगी? इस पूरे दिन भर में आज क्या क्या होने वाला है, इसे लेकर एक अपडेट। बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में करीब 24 साल बाद यह पहला मौका है जब राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में आज सुबह 9 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि सभी विधायकों को जब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती तब तक अपने ही होटलों में रहने का निर्देश दिया गया है, लेकिन 9 बजे से प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद से एक एक करके विधायकों को बुलाया जाएगा और उनकी वोटिंग की जाएगी। लेकिन इस वोटिंग की खासियत यह है कि आपको वोट पेटी में वोट डालने से पहले आपको वहां निर्वाचित एजेंट को दिखाना होगा। यानी कि सभी दलों ने अपना अपना एक एजेंट नियुक्त किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, सभी ने अपने अपने एजेंट को नियुक्त किया, उन्हें दिखाना होगा। उसके बाद पेटी में अपने मतदान करने होंगे। इस तरह की प्रक्रिया बनाई गई है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में 6 सीटों के चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों को उतारा गया है, ऐसे में शिवसेना और बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि शिवसेना भी चाहती है उसके सभी विधायक दल जो है जीत हासिल करे, लेकिन बीजेपी भी चाहती है कि उनका जो तीसरा दल है, तीसरा जो विधायक है, उसकी भी जीत सुनिश्चित होना चाहिए। इसको लेकर लड़ाई है। तो कहीं न कहीं शिवसेना और बीजेपी के वर्चस्व की लड़ाई है माना जा रहा है। लेकिन आज शाम 4 बजे के बाद जब आंकड़ों की गिनती होगी तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ और किसके पलड़ा भारी रहा। लेकिन आज ये बिल्कुल तय है कि आज बेहद ही घमासान महाराष्ट्र में देखने को मिला गया, क्योंकि 1998 के बाद यह पहला मौका है जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके पहले विधायकों को निर्विरोध चुनकर दिया जाता था और वो राज्यपाल का जो है अध्यक्ष बनाया जाता। तो इस तरह की व्यवस्था इस बार देखा जा रहा है। सत्य प्रकाश, अगर बात की जाए आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच आपको बता दें कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख आज मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, नवाब मलिक और अनिल देशमुख की तरफ से माननीय कोर्ट के सामने की याचिका दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उन्हें उनके अधिकारों का वोट देने की अनुमति दी जाए, लेकिन माननीय कोर्ट ने इसे कल खारिज कर दिया। जिसके बाद से कांग्रेस महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर नाराजगी व्यक्त किया और कहा यह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है और ऐसे अधिकारों को रोकना ये गलत बात है। वो संतुष्ट नहीं है कोर्ट के इस आदेश के बाद। वही दूसरी तरफ
बीजेपी के 3 विधायक बीमार है, वो वोट डालने नहीं आ सकते हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से यह उम्मीद लगाई है कि चुनाव आयोग उनके लिए एक स्पेशल एम्बुलेंस भेजे, उसके बाद एक स्पेशल विधायक का दल भेजे जिसके साथ वह आएंगे और अपनी वोटिंग करेंगे। लेकिन इस वोटिंग की खास बात यह है कि आपको जब वोटिंग डालने आना होगा, इस दौरान एक और विधायक आपके साथ रहेगा, उसके नेतृत्व में आपको वोटिंग करने की परमिशन मांगी है। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले में उन्हें अनुमति देता है एम्बुलेंस के साथ वोटिंग करने, या फिर जिस तरह से माननीय कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है, ऐसे चुनाव आयोग भी खारिज करेगा? अगर इस तरह का बातें होती है तो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा ऑलरेडी 13 वोटों के पीछे चल रही है। यानी कि अगर भाजपा को 13 विधायकों का समर्थन मिलता है तो भाजपा के तीनों उम्मीदवारों को जीतने की संभावना थी। लेकिन भाजपा के पलड़े में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन उनके पक्ष में, कौन उनके विपक्ष में है। सत्यप्रकाश, अगर बात की जाए आज राज्यसभा चुनाव की, तो राज्यसभा चुनाव तो आज जो है आज शाम तक पता ही चल जाएगा कि किसका पलड़ा जो है भारी रहेगा। लेकिन इस बीच एक मुख्य बात अगर की जाए, जिस तरीके से मुंबई में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ प्रबंध वहां पर किए गए हैं? देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। खासकर मुंबई में जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरावने वाले आंकड़े हो गए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कहा गया कि आने वाले समय में मास्क और सैनिटाइजर के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी की बात कही है। लेकिन फिलहाल कोई एहतियातन इस तरह का कोई जीआर लागू या आदेश लागू नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से कोरोना की रफ्तार है, ऐसे में सरकार ने पिछले दिनों एक बैठक की थी जिसमें बताया था कि सभी हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी को एहतियातन पूरी तैयारी करके रखना होगा। हालांकि एक शिष्टमंडल तैयार किया गया है जो लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए है कि अगर मुंबई में कोरोना की स्थिति बिगड़ती है तो उससे निपटने के लिए क्या सभी हॉस्पिटल तैयार हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट जल्द सरकार को देगा। सरकार इस पे अंतिम निर्णय लेगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अपनी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कड़े प्रोटोकॉल के बीच आपको बता दें, आज केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा। सुरक्षा कारणों से समारोह में स्टाफ और डिग्री लेने के लिए आने वाले विद्यार्थियों को मोबाइल फोन, कैमरा, पानी की बोतल या धातु की बनी अन्य किसी भी वस्तु को साथ में ले जाने की पर जो है पाबंदी रहेगी। यहां तक कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति की 1 घंटे की मौजूदगी में सभागार में पानी की बोतल बांटने पर भी रोक रहेगी और समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 घंटे के लिए शिरकत करेंगे। वो शाम 5 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस दौरान वो अपने संबोधन के साथ 10 मेधावी को, जो मेधावी विद्यार्थी हैं, उन्हें डिग्री देंगे। 6 बजे राष्ट्रपति लौट जाएंगे और प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नजदीकी संपर्क वाले स्टाफ और विद्यार्थियों को कोरोना टेस्ट करवाने होंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय स्टाफ के 38 सदस्यों ने RT-PCR टेस्ट बुधवार को करवाए गए हैं उनके, और इसके अलावा 24 विद्यार्थियों के भी टेस्ट जो हैं करवाए गए हैं। तो आपको बता दें कि कड़े प्रोटोकॉल के बीच आज केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा और सुरक्षा कारणों में समारोह में जो है स्टाफ और डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों को मोबाइल फोन, कैमरा, पानी की बोतल या धातु की बनी किसी भी चीज को अपने साथ ले जाने पर पाबंदी रहेगी। यहां तक कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति की 1 घंटे की मौजूदगी में सभागार में पानी की बोतलें बांटने पर भी रोक रहेगी और समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 घंटे के लिए शिरकत करेंगे। वो आज शाम 5 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और इस दौरान वो अपने संबोधन में 10 मेधावी छात्रों को डिग्री देंगे। 6 बजे राष्ट्रपति लौट जाएंगे और प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नजदीकी संपर्क वाले स्टाफ और विद्यार्थियों को कोरोना टेस्ट करवाने होंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय स्टाफ के 38 सदस्यों ने RT-PCR टेस्ट बुधवार को उनके कराए गए और इसके अलावा 24 विद्यार्थियों के भी टेस्ट यहाँ पर करवाए गए हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि आज हिमाचल में अगर आज बात की जाए कि सबसे बड़ा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हिमाचल में होने वाला है और इस
समारोह में आपको बता दें कड़ी सुरक्षा के बीच ये समारोह जो है दीक्षांत समारोह कराया जाएगा और इसमें आपको बता दें कई चीज़ों पर जो है पाबंदी रहेगी। यहाँ पर समारोह में जो स्टाफ लगा है और डिग्री लेने के लिए जो विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें मोबाइल फ़ोन, कैमरा, पानी की बोतल या धातु से बनी कोई भी चीज़ अपने साथ ले जाने में यहाँ पर पाबंदी रहेगी। और इस कार्यक्रम में जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे और उनके द्वारा 10 मेधावी छात्रों को यहाँ पर डिग्री जो है दी जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी जुड़ चुकी हैं। टीना ठाकुर जी, जिस तरीके से आज जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह होने वाला है, तो आज दिन भर क्या क्या इस पूरे दीक्षांत समारोह में अहम रहेगा, एक बार एक अपडेट इस पूरे दिन भर के बारे में बताइए। जी देखिए, ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है कांगड़ा में, इसका जो है दीक्षांत समारोह आज होना है और इसके लिए जो मुख्य अतिथि के तौर पे जो निमंत्रण दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, वो आज शाम यहाँ पे पहुंचेंगे और दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इसमें जो है 692 जो विद्यार्थी हैं वो पात्र हैं। 2016 के जो स्नातक के जो छात्र हैं और 2017 के जो स्नातकोत्तर छात्र हैं, उनमें जो 10 विद्यार्थी है गोल्ड मेडलिस्ट, उनको रामनाथ कोविंद डिग्रियां देंगे। और इसके अलावा जो है 1 घंटे के लिए वो शिरकत करेंगे। 1 घंटे बाद वो समारोह से निकल जाएंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो राज्यपाल है राजेंद्र अर्लेकर और केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो देर शाम तक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और जो बचे हुए विद्यार्थी उनको जो है डिग्रियां वितरित करेंगे। इसमें मैं बता दूं कि 692 टोटल विद्यार्थी हैं जो जिनको डिग्रियां वितरित की जानी है। इनमें से जो है 487 जो है बच्चों, जिनको पहले कहा गया था कि स्मर्थ पोर्टल पे वो लोग डिग्रियां लेने के लिए 500 रुपए के शुल्क के साथ आवेदन करें, ऐसे जो है 487 बच्चों ने आवेदन किया। 205 जो बच्चे हैं, अब उनको जो दीक्षांत समारोह है वो उसके समाप्त होने के बाद डिग्रियां मिलेंगी और उसके लिए भी उन्हें अतिरिक्त 500 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके लिए मैं साथ में आपको बताऊं कि जो रामनाथ कोविंद है वो आज यहीं पर जो है ठहरेंगे और उसके अलावा जो उनकी रुकने की व्यवस्था है वो सर्किट हाउस धर्मशाला में की गई है। कल जो है रामनाथ कोविंद वो जो रोहतांग टनल है, अटल रोहतांग टनल, वो देखने जाएंगे और कल ही वो यहाँ से हिमाचल से वापस लौटेंगे। जी निशा। टीना जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए आज जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ वो कौन और अहम चेहरे होंगे जो आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं? जी देखिए, उनके साथ जो है राज्यपाल है हिमाचल के राजेंद्र अर्लेकर, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ये जो बड़े चेहरे हैं ये भी भाग लेंगे। और इसके अलावा जो आपको बताएं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें जो पूर्व राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, वो भी इसके दीक्षांत समारोह में भाग ले चुके हैं जब वो राष्ट्रपति थे। तो अब अगर आज के समारोह की बात करें तो कुल 10 विद्यार्थियों को जो है राष्ट्रपति वो डिग्रियां वितरित करेंगे। उसके बाद वो 1 घंटे बाद वो समारोह से निकल जाएंगे और उसके बाद जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनको जो डिग्री है वो राजेंद्र अर्लेकर जो राज्यपाल है हिमाचल के और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये तीनों ही वितरित करेंगे। टीना जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए आज जो दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो यहाँ दीक्षांत समारोह में सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि महामहिम एक तरीके से कह सकते हैं आज हिमाचल पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, जिस तरह से पहले से ये कार्यक्रम तय था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है 10 जून को हिमाचल के धर्मशाला पहुंचेंगे, तो उसके लिए जो सीआईडी है वो अलर्ट पे थी और सारी जो सुरक्षा एजेंसी है वो अलर्ट पे थी। इसके अलावा जो धर्मशाला के जहाँ पे सर्किट हाउस है, जहाँ के विश्वविद्यालय है, उसमें जो है पहले ही जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने जो कड़ी चौकसी वहाँ पे रखी है। हर एक जो विद्यार्थी है, देखिए जो भी विद्यार्थी वहाँ पे दीक्षांत समारोह में भाग लेगा, उनको किसी भी तरह की पानी की बोतल, मेटल की कोई भी वस्तु, चाहे वो सिक्का हो, इस तरह से पेन है, कोई भी नुकीली चीज है, कोई भी इस तरह का जो प्रोटोकॉल के अंडर नहीं आता है, वो चीजें ले जाने पर मनाही रहेगी। सभागार में पानी पीने पे मनाही रहेगी। तब तक पानी की बोतल्स वितरित नहीं की जाएंगी जब तक रामनाथ कोविंद वहां पे उपस्थित रहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो जिला प्रशासन पहले से अलर्ट था। पहले काफी दिनों से इसकी जो है तैयारियां चल रही थी। पिछले कल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो हेलीकॉप्टर है जो उतरना है, वो साई जो सिंथेटिक ट्रैक है उस पर उतरना था। उसके लिए भी कल जिला प्रशासन ने पूरी रिहर्सल की कि किस तरह से जब वहां पे हेलीकॉप्टर उतरेगा उसके बाद जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय लाया जाएगा। और उसके बाद जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के बाद उनको सर्किट
तक किस तरह पहुंचाया जाएगा। और जब तक कल रोहतांग टनल, अटल रोहतांग टनल वो जाएंगे और उसके बाद वापिस वो दिल्ली लौटेंगे, तो तब तक की जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी चाक चौबंद शिमला, ये हिमाचल पुलिस ने और जो प्रशासन है, सरकार है, वो क्योंकि काफी दिन पहले से इसके लिए तैयारियां कर रही थी। 15-20 दिनों से पहले से वो पूरी की पूरी तैयारियां कर रही है। कोविड के टेस्ट लिए गए हैं, मतलब जितनी एहतियात बरत सकते हैं सारी एहतियात बरत रही है जो सरकार है और जो पुलिस प्रशासन है, दोनों ने मिलकर है जो है पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चौक कर सकता है। तो लगातार हमारी जो ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हैं वो हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चुका है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार इस खबर पर हमारी जो ब्यूरो चीफ है टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना ठाकुर जी, आखिरकार क्यों इतने टाइट प्रोटोकॉल के साथ ये जो समारोह है ये किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कारण राष्ट्रपति का यहाँ पहुंचना है? और जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि मोबाइल फोन, कैमरा, पानी की बोतल या धातु से बनी कोई भी चीज जो है इस कार्यक्रम के अंदर जो भी आने वाले होंगे वो इसे अपने साथ नहीं लाया जा सकता। और जिस तरीके से कैमरे की यहाँ पर बात की गई है, तो क्या मीडिया को भी इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है? जी, जिस तरह से जो राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पिछले दिनों धर्मशाला में खालिस्तान के झंडे लगे मिले थे और उसके अलावा जो साथ लगते पंजाब राज्य में जिस तरह की जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए हिमाचल पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हालांकि मीडिया को पास इशू किए गए हैं, मीडिया को पूरी सिक्योरिटी के साथ सीआईडी के जो पास इशू किए गए हैं उनके साथ उनको अलाउड होगा, कैमरा मीडिया अलाउड होगा, लेकिन मोबाइल से जिस तरह फोटोग्राफी कोई भी उठकर जिस तरह से करता है आजकल का जो ट्रेंड है उस पर रोक रहेगी। उस पर जो है वो बच्चों के जो मोबाइल है या जो भी वहाँ पे समारोह में शिरकत करेंगे उनके जो मोबाइल है वो बाहर ही रखवा लिए जाएंगे, पर्स बाहर रखवा लिए जाएंगे। हर तरह के जो कोई भी मतलब आप ये समझ सकते हैं कि खाली हाथ ही सिर्फ समारोह में उपस्थित रह सकेंगे जिस 1 घंटे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां उपस्थित रहेंगे। इसके लिए जो है इसके अलावा जो है 69 जो इसमें मतलब अगर मैं आपको टोटल विद्यार्थी बताऊं तो उसमें 69 जो है पीएचडी हैं उनको भी इसमें 46 जो है शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि व 69 जो विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो 10 है जिसमें से 7 जो स्नातक, 5 बच्चे स्नातक है और 5 स्नातकोत्तर के जो बच्चे हैं उनको जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद उनको विशेष तौर पर वो उपाधि से सम्मानित करेंगे और 10 मिनट का राष्ट्रपति यहाँ पे संबोधन भी देंगे। टीना ठाकुर जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति आज जिस तरीके से हिमाचल पहुंचने वाले हैं और इस दीक्षांत समारोह में आज वो शामिल होंगे, तो वो कब तक इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं और उनके स्वागत के लिए क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? जी देखिए, वैसे जो कार्यक्रम का जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो टाइम दिया गया है वो 5 बजे का है। 5 बजे ठीक वो समारोह में उपस्थित हो जाएंगे। उससे पहले है जो साई सिंथेटिक ट्रैक पे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद जो है उनको केंद्रीय विश्वविद्यालय तक पूरे प्रोटोकॉल के साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ला जाएगा। उनका जो है स्वागत समारोह के लिए जो धर्मशाला के जो मंत्री हैं वो खुद उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, राज्यपाल खुद राजेंद्र जो अर्लेकर है, राज्यपाल है हिमाचल के, वो खुद राष्ट्रपति के स्वागत के लिए वहाँ पे जो साई सिंथेटिक ट्रैक जहाँ पे हेलीकॉप्टर उनका उतरना है वहाँ पे वो मौजूद रहेंगे। इस तरह आप देखेंगे कि उनको पूरे स्वागत सत्कार के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय तक लाया जाएगा। उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी साथ आ रही हैं। तो इस तरह जब उनको जो बाद में वो सर्किट हाउस में ठहरेंगे
तो उसमें जो है पूरी व्यवस्था प्रशासन इस तरह का रखी कि उनको हिमाचल के जो विशेष व्यंजन है वो खिलाए जाएंगे। उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको तो चाक चौबंद किया गया, लेकिन उनकी जो मनोरंजन के लिए या इस तरह से बोलें कि उनको जो हिमाचल के जो विशेष पकवान है, कांगड़ा के जो विशेष पकवान है, उनको उनके साथ उनकी जो मेजबानी हिमाचल की जो कांगड़ा के जो प्रशासन है वो करेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अपनी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शाम 5 बजे से सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी और 14 जून से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र से पहले धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में कई विधेयक और अध्यादेशों को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है और चंपावत उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद होने जा रही ये कैबिनेट बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। शुक्रवार यानी आज इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के वेतन भत्तों के अलावा लंबे समय से आंदोलन पर चल रहे कर्मचारियों की मांग पर भी विचार हो सकता है। और वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और भूमि सुधार कानून को लेकर भी धामी सरकार अपना मास्टर स्टॉक यहाँ पर खेल सकती है। इसके अलावा विभागों के बजट संबंधी प्रस्ताव और अन्य विषयों पर भी इस कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है शाम 5 बजे से, ये जो बैठक है विश्वकर्मा भवन में आज शुरू हो जाएगी, तो इस बैठक में आज क्या कुछ अहम रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा और इसे लेकर क्या अधिक जानकारी आपके पास है? देखिए निशा, आज की जो कैबिनेट बैठक है विश्वकर्मा भवन सभागार में होने जा रही है सचिवालय में शाम 5 बजे। ये कई दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। अगर हम बात करें, कई इस तरह के महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होनी है। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए तमाम जो कर्मचारी हैं जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे थे, उनकी बहाली जो है वो हो सकती है। अगर हम बात करें उपनल कर्मचारियों की, तो उपनल कर्मचारियों को 30वें महीने मिलने वाले जो प्रोत्साहन भत्ता है, इस तरह के कई जो प्रस्ताव हैं वो बैठक में आ सकते हैं, पटल पर आ सकते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है और कोई फैसला आ सकता है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, एक लंबे समय से जिस तरह से प्रदेश में एक मांग उठ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी कि समान नागरिकता संहिता, उसको लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेके पहले से ही एक कमेटी गठित कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है आज प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसकी बात की जाए कैबिनेट में और कोई साफ राय निकल कर सामने आए। पहला राज्य उत्तराखंड ऐसा है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात चल रही है और काम चल रहा है, क्योंकि कमेटी ऑलरेडी गठित हो चुकी है। बस फैसला आ जाना है। जो तमाम मेंबर्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, उनकी क्या विचार विमर्श है, आपस में उनके जो विचार हैं वो मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, इस तरह की तमाम बातें हो सकती हैं। अगर हम बात करें प्रदेश में एक लंबे समय से एक और मांग चल रही है भू कानून की, भूमि सुधार कानून की। भूमि सुधार कानून को लेकर जो है हो सकता है आज कोई फैसला आ जाए, क्योंकि लंबे समय से जब से राज्य का गठन हुआ है तब से इसकी मांग चल रही है, लेकिन कोई भी सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूर इस तरह की बातें कही कि भूमि सुधार कानून होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आज प्रदेश आज जो कैबिनेट होने वाली है शाम 5 बजे, इसमें कोई जो है कोई फैसला निकल कर आ सकता है, क्योंकि लंबे समय से जो तमाम प्रदेश के जो तमाम समाज सेवी हैं या क्रांतिकारी आप उनको कहिए या आंदोलनकारी आप उनको कहिए, वो कहीं ना कहीं लंबे समय से मांग उठा रहे हैं कि प्रदेश में वो कानून होना चाहिए, क्योंकि बाहरी राज्यों से जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश की जमीन को हाईजैक करते नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें जो प्लेन क्षेत्र के लोग हैं, वो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में उनका अच्छा खासा साम्राज्य लगातार स्थापित होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भू कानून की अगर हम बात करें, उसकी प्रदेश में कहीं ना कहीं जरूरत भी देखी जा रही है। इसको लेकर के आज कोई फैसला आ सकता है और तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके वेतन भत्तों में प्रॉब्लम चल रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं आज फैसला आ सकता है। निशा, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।